सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्लास 10 सोशल साइंस, आज एक जबरदस्त चैप्टर पढ़ेंगे बेटा पॉलिटिकल साइंस में। चैप्टर नंबर 3 है जेंडर रिलीजन कास्ट। जबरदस्त वेटेज वाला चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट टू एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज अपन इंटरेक्टिव वे में इसको पढ़ने वाले हैं। सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट नोट्स हैं जो कि आज आपसे डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट टू एंड बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। जहां पर कोई भी क्वेरी लगे देन जस्ट रेज योर हैंड, देन वी विल डिस्कस। ओके, so let us start with the first one which says gender and caste. Let's discuss about the topic first. कहता है बेटा gender, religion and caste. Gender क्या है? मेल फीमेल, राइट? रिलीजन धर्म, कास्ट डिफरेंट जातियां, ठीक है। तो जेंडर का क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स में, या फिर पॉलिटिक्स का इन दोनों पर क्या इन्फ्लुएंस है, इसी से रिलेटेड ही चैप्टर होने वाला है। बड़ा मजेदार है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। स्टार्ट टू। ओके, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन रेफर्स टू, जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? जेंडर डिवीजन क्या मीनिंग है इसका? जेंडर के बेसिस पर डिवीजन करना, राइट? मेल और फीमेल को इक्वल ना मानना, है ना? डिस्क्रिमिनेशन करना, क्या यही मतलब है? आइए बढ़ते हैं। जेंडर डिवीजन रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन दैट कंसिडर्स वुमेन एज इंफीरियर टू मेन एंड इनकैपेबल ऑफ डूइंग सर्टेन टास्क कंसिडर्ड टू बी प्रिजर्व ऑफ वुमेन। सही बात है कि हमेशा से जो कहते हैं ना पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पैट्रियार्चल सोसाइटी जैसे आप कहते हो, राइट? मानना यही है कि मेल जो है वो फीमेल से ज्यादा काम कर सकते हैं, ऐसे ही माना जाता है। पहले की जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी वो क्या हुआ करते थे, प्रेजुडिसेस जो थे वो क्या थे? वो यही थे कि भाई फीमेल को घर पे रहना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, ठीक है, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। ये प्रेजुडिसेस थे, पुरानी सोच थी। कभी भी फीमेल को मेल के बराबर मौके नहीं दिए गए थे, चाहे वो इंडिया हो या बाहर के देश भी हो। आपने इनके बारे में ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा भी है, राइट? 10th में भी आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है हिस्ट्री में, राइट? लेकिन यहां पर इसी के बारे में आपको और बेटर तरीके से बताया जाएगा। कहता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज एक्सपीरियंस्ड इन ह्यूमन सोसाइटी। Very little contribution of women is seen in the public life, especially politics. Political expression of gender division and political mobilization has helped improve women's role in public life. पहले ऐसा होता था बेटा, और बहुत ज्यादा होता था कि फीमेल के लिए जॉब में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, राइट? मेल के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी। एक सबसे बेसिक चीज जो आज भी देखने को मिलता है कई जगह पर, सेम काम अगर मेल और फीमेल दोनों कर तो मेल की सैलरी फीमेल से ज्यादा होती है, राइट? लेकिन इस चीज के लिए इक्वल वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ऐसे एक्ट्स लेकर के आए गए हैं, फिर भी कई हद तक ये चीज फॉलो जगह जगह पर नहीं भी होती है। ओके, देन इट सेज वुमेन इन इंडिया फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। कैसे? अब आप सबसे पहले लिटरेसी रेट का एग्जांपल देखते हैं। नाउ व्हाट इज लिटरेसी रेट? किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़ना लिखना समझना आपको आता हो, दैट इज अ लिटरेट पर्सन, इज इट? राइट। सो लिटरेसी रेट अगर हम मैन की बात करें तो इट इज 76%। वहीं अगर हम विमेन का लिटरेसी रेट देखें तो इट इज ओनली 54%। काफी कम है। द प्रपोर्शन ऑफ विमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी लेस। आज भी अगर अपन देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे गूगल हो, है ना, या फिर और भी बड़ी कंपनीज हो, यहाँ पर मेल काफी ऊंची पोजीशंस पर हम देखने को मिलते हैं, राइट? फीमेल इतनी हाई पोजीशन पर नहीं होती। ऑल दो जैसे याहू जैसी कंपनी है, राइट, या फिर और भी डिफरेंट कंपनीज है, यहाँ पर सीईओ, फाउंडर्स, ये सब चीजें, ये सब जो पोस्ट हैं ये फीमेल्स की हुआ करती है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें जितनी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज वो ज्यादातर मेल के द्वारा ही एक्वायर की गई है, राइट? इक्वल वेजेस एक्ट कौन सा है जो बेटा? provides that equal wages should be paid for equal work. However, in most areas of work, women are paid less than men. ये बात हमें पता है कि भाई विमेन जो है उसको कम पैसा दिया जाता है मेल के कंपैरिजन में। काम सेम है, काम सेम है, वही 9 to 5 का जॉब है, ठीक है, वही काम मेल कर रहा है, वही काम फीमेल कर रही है, लेकिन फिर भी फीमेल को इक्वल वेजेस नहीं दी जाती, राइट? ऑल्दो हमारे यहाँ पर एक्ट इंप्लीमेंटेड है, फिर भी ऐसा चीजें कहीं कहीं देखने को नहीं मिलती ऑर्गेनाइजेशन में। ओके,
even when both do exactly the same work. Now, sex selective abortion in India has led to the decline in child sex ratio. Number of girl child per thousand boys in the country to merely 927. This is a sex ratio. कमाल की बात है कि पाकिस्तान, चाइना, इनके सेक्स रेशियो से भी कम सेक्स रेशियो इंडिया का है, राइट? अगर हम कंपेयर करें ना, व्हाट इज सेक्स रेशियो? ये पर थाउजेंड मेल को कंपेयर किया जा रहा है फीमेल पर, तो 927 फीमेल पर थाउजेंड मेल, ये इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जेंडर सेक्स रेशियो, ठीक है? तो भाई वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज रिपोर्टेड इन बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट स्फीयर। अपन रोज देखते हैं इसके बारे में, राइट? कई सारी न्यूज अपन को देखने को मिलती है, इसमें पता लगता है कि भाई कितना ज्यादा हरेसमेंट एंड डिफरेंट माल प्रैक्टिसेस, मतलब कई सारी ऐसी चीजें हैं, इविल प्रैक्टिसेस जो वुमेन को देखनी पड़ती हैं, राइट? वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब से कुछ साल पहले तक लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन वुमेन का नहीं होता था इक्वल, लेकिन अब ये लॉ एक्ट पास हो चुका है। पहले ये एक्ट काफी समय तक पेंडिंग रहा, कई डिकेड्स तक पेंडिंग रहा बिल जो था, लेकिन फाइनली इसे पास कर दिया गया कि लोकसभा में भी एज पंचायती राज 1/3 सीट जो है वो रिजर्व रखी जाएंगी, किसके लिए? विमेन के लिए, फीमेल के लिए। ओके, आइए देखते हैं। सो इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन द लोकसभा इज 10%, वेरी लेस। ये पुराना डेटा था, अपडेटेड डेटा कहता है कि अब मैंडेटरी है, 1/3 आपको रिजर्व रखनी ही पड़ेगी। To its total strength, their share in the select state assemblies is less than 5%. Under Panchayati Raj system, 1/3 of seats in panchayats and municipalities are now reserved for women. This is very important line. इसमें से क्वेश्चन आता है बेटा, okay? So it says, under the Panchayati Raj system, 1/3 of seats in the panchayat and municipalities are now reserved for women. This is very important line बेटा, एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है? Women organizations and activists have been demanding a similar reservation, at least 1/3 seats in the Lok Sabha and the state assemblies for the women. This proposal has been pending before the government for more than a decade. तो भैया डिकेड से भी ज्यादा हो चुका है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 1/3 रहना चाहिए, हालांकि अब ये बिल पास हो चुका है, ठीक है? रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। गांधी जी ने क्या कहा? He believed that the religion can never be separated from politics. इस पर एक कमेंट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, राइट? इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना? आपको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यहां पर ऐसे इन्वर्टेड कॉमास दे देंगे, ठीक है? अब आपको कहेंगे जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है? कि जस्टिफाई करो, ये गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन को कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्या ये गांधी जी ने सही कहा था? अगर कहा था तो बताओ, नहीं कहा तो बताओ सर। तो कहते हैं मोस्ट विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम different religious minorities. They have demanded that the government take special steps to protecting religious minorities. Women's movement demands that the family laws of all religions should not discriminate against women. Now, people should be able to express in politics their needs, interests and demands as a member of a religious community. तो कितनी प्यारी बात बताई। कहते हैं भैया क्या वास्तविकता में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का कोई लेना देना है? बहुत गहरा संबंध है बेटा। गांधी जी ने वास्तविकता में कहा था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से आप अलग नहीं कर सकते, एनी हाउ नहीं कर सकते। आपको पता है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, डिफरेंट रिलीजन से ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं पता है? सपोज करो आज अपन एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम केवल और केवल एक ही रिलीजन के सारे लोग रखेंगे, हम डिफरेंट रिलीजन के लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, ताकि हर एक रिलीजन से हमें वोट मिले। दिस इज फॉर द वोट बैंक। किसके लिए होता है बेटा ये? तो रिलीजन को पॉलिटिक्स से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कही थी? और बिल्कुल फैक्ट बात भी थी, ठीक है? देखो इसका एक्सप्लेनेशन आगे भी देगा आपको रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में। नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म में आता है, इसका डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कहता है डिफाइन कम्युनलिज्म।
कम्युनलिज्म का मतलब क्या है? देखो, कम्युनलिज्म जो है वो आया है कम्युनिटी से, ठीक है। इसको यहीं पे ब्रेक करोगे तो आ जाएगा क्या? कम्युनिटी। नाउ व्हाट इज कम्युनिटी बेटा? जब आप सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो और बाकी सब रिलीजन को उसके इंफीरियर शो करते हो कि भैया हमारा धर्म सबसे ऊंचा, बाकी सब धर्म क्या है इसके नीचे। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो, यही रिप्रेजेंट करते हो, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? कम्युनलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? क्या हमें ऐसा कुछ पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है? बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आइए बढ़ते हैं इसके बारे में। इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी। कि भैया सबसे बड़ी चीज क्या है? धर्म है। क्या है जी? धर्म के बेसिस पर ही लोगों को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा मानना किसका होता है? कम्युनलिज्म का। आइए बढ़ते हैं। फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी विद द सेम फंडामेंटल इंटरेस्ट। ऐसा मानना किसका है? कम्युनलिज्म का। किसका बेटा? नाउ कम्युनलिज्म कैन टेक मैनी फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अच्छा, इसके अच्छे फायदे भी हैं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके बेसिस पर कई सारे राइट्स क्रिएट होते हैं। व्हाट इज राइट्स? दंगे। क्या होता है बेटा? राइट, RIOT, राइट्स, है ना। Religious prejudices, stereotypes of religion communities, and belief in the superiority of one's religion over the other religion are commonly experienced. ऐसे धर्म के बेसिस पर काफी लड़ाइयां देखने को मिलती हैं। मेरा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा, राइट। इसी के बेसिस पर कई सारे राइट्स जो हैं वो अपनी कंट्री में देखने को मिलते हैं। पहले भी हुए और अभी भी होते नहीं होते? तो अगर ऐसी प्रैक्टिस ना होती, हम सर्व धर्मों को इक्वल मानते जैसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, विच इज सेक्युलरिज्म। क्या है? तो अगर हम इसी को प्रैक्टिस करें, इसी को प्रमोट करें, तो ये राइट्स तो होंगे ही नहीं। ये राइट्स होते कब है? सबसे बेसिक क्या है कि मेरा धर्म तुमसे ऊंचा है, यही होता है बेटा, राइट। कहता है क्या है फिर? कम्युनलिज्म डिमांड्स डोमिनेंस ऑफ वंस own religious community for those belonging to majority community. This takes the form of majoritarianism dominance. आगे बात कि भैया मेरे धर्म को सबसे ऊंचा बताओ, मेरे धर्म की जो डिमांड है उसको फुलफिल करो, ठीक है। ये क्या सबसे पहला बेसिक चीज है किसी कम्युनलिज्म की? इसकी बेटा नाउ एक वर्ड यहां पर यूज किया गया है, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। इसका मतलब समझा सकते हैं कोई? कि जिसकी मेजोरिटी हो उसी का डोमिनेंस हो। वो याद है पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ा था अपन ने? बेल्जियम में किसकी मेजोरिटी थी? बेल्जियम में, बेल्जियम में सेनाला थे, वो तो श्रीलंका में थे। डच स्पीकर्स किसकी थी बेटा? तो डच स्पीकर्स की मेजोरिटी थी। तो क्या पूरे बेल्जियम में डचेस का राज होना चाहिए? क्या उन्हीं के बेसिस पर सारी गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए? अगर ऐसा होता तो माइनॉरिटी को तो बिल्कुल साइड में रख देते। वो फ्रेंच पीपल जो है उनके लिए तो कोई रूल्स रॉल्स बनते ही नहीं। फॉर सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, अपनी क्लास में सपोज करो कि 60% गर्ल्स है और 40% बॉयज हैं, ठीक है। हम कोई एक एक्स लोकेशन पर पिकनिक डिसाइड करना चाहते हैं। गर्ल्स कहते हैं जी हम यहाँ जाना चाहते हैं, बॉयज कहते हैं जी हम किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं। क्या हम कभी डिसाइड कर पाएंगे? अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी की सुनेंगे तो बॉयज की तो कभी कोई बात नहीं मानी जाएगी। होगा ऐसा? तो इसलिए मेजोरिटेरियनिज्म डोमिनेंस ये सबसे गलत चीज है कि जो मेजोरिटी में वही डोमिनेट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि इससे माइनॉरिटी पीपल जो है वो क्या होते हैं? वो इग्नोर हो जाते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छी चीज दी गई है रिजर्वेशन फॉर दिस पर्पस, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो है, उनको भी पूरा मौका मिले, वो भी आगे बढ़े, राइट। ये सबसे पहले इस बेसिक आइडिया के साथ में ही स्टार्ट किया गया था। आइए बढ़ते हैं। तो फॉर दोज बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन take the form of a desire to form a separate political unit. Political mobilization on religious lines that involves special appeal to the interests, the emotions of voters of one religion in preference to the others. Communalism can take the form of communal violence, riots and massacre. मैंने बताया था आपको अभी भी कि अगर ये कम्युनलिज्म डर्टी फेस पर आता है कि मेरा धर्म तुम सबसे ऊंचा और इसको मैं प्रूफ करके रहूंगा, तो ये रायट्स क्रिएट करता है, मैसेक्र क्रिएट करता है। व्हाट इज मैसेक्र? जलियांवाला बाग मैसेक्र, हत्याकांड, राइट। बड़े दंगे जब होते, ठीक है,
तो उसे हम कहते हैं। ओके ना, सेक्युलर स्टेट, इसका कंसेप्ट क्या है? कैन एनीबॉडी टेल? ओके दिव्या, व्हाट इज सेक्युलर स्टेट बेटा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, प्लीज क्लैप फॉर भाई। सिट डाउन। सेक्युलरिज्म जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस है, क्या इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, नेशनल रिलीजन? हाँ, कौन सा है बताओ बताओ? हिंदू है ना? हिंदू? नहीं नहीं, हिंदुस्तान तो हिंदू इज द रिलीजन ऑफ इंडिया, इजंट इट? यस, वी प्रैक्टिस, वी बिलीव कि भाई सारे धर्म समान है, और यही थॉट को कहते हैं सेक्युलरिज्म। क्या कहते हैं बेटा? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। क्या कहता है बच्चों? कि सर्वधर्म समान है ना बेटा? तो इसी चीज को प्रैक्टिस किया जाता है किसमें? सेक्युलरिज्म में। ओके नाउ, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, व्हाई? देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, वो कौन सी कंट्री थी जिसका एक ऑफिशियल रिलीजन था? बड़े लड़ाई झगड़े हुए थे फिर उसके बाद में, हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में पढ़ा था। वेरी गुड, श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था? बुद्धिज्म। कौन सा बच्चों? अच्छा, कितने परसेंट लोग थे उसमें? 74%। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो भाई यही कहानी है, अगर ऐसा होगा तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो। ओके, तो भाई एनी, तो भाई आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता इंडिया में, अगर आप हैं कि आपको एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो करना है, आपका मर्जी जो रिलीजन आप फॉलो करो। आपको लगता है कि मेरे को ये रिलीजन फॉलो करना है, आप ये फॉलो करो, आप उसको प्रोपोगेट करो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। दूसरे रिलीजन को आप इन्फीरियर शो नहीं कर सकते, ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ओके नाउ, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अरे भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव, भाई साहब पाप है ये, गुनाह है ये इंडिया में। क्या है ये? ओके, Constitution allows the states to intervene in the matters of religion in order to ensure equality within religious community। लेकिन एक अच्छी बात भी है, कभी अगर स्टेट में कम्युनिटी के बेसिस पर कोई लड़ाई झगड़े या फिर राइट्स क्रिएट होते हैं, तब स्टेट में इंटरवीन किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके नाउ, कास्ट इनइक्वालिटी। Caste division is special to India. Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outcast group. They were subjected to the inhuman practice of untouchability. Now, what is caste system बेटा? अच्छा, पहले वास्तविकता में कोई कास्ट वगैरह हुआ करती थी क्या इंडिया में? कास्ट, कास्ट एक्चुअली में कंसेप्ट ही गलत था, है ना? क्योंकि हमने लोगों को डिवाइड किया था उनके काम के बेसिस पर। ठीक है, जो उनका ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस पर हमने काम पे उनको लोगों को जो है वो डिवाइड किया था। अच्छा, कौन से चार वर्ण थे? कैन एनीबडी लेट मी नो? स्टैंड अप रोहित। यस प्लीज टेल अस। ब्राह्मण? अच्छा, सबसे ऊंचे कौन थे? सबसे नीचे कौन थे? ये तो आपने क्रिएट कर दिया, है ना? यहीं से डिस्क्रिमिनेशन आ गया। प्लीज सिट डाउन। देखा, ये थॉट है जो हम सबके मन में बैठा हुआ है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे, क्षत्रिय सबसे ऊंचा और शूद्र। ये थॉट हमारे दिमाग में कहां से आया? क्रिएट किया हुआ है, जबकि ऐसा वास्तविकता में कुछ चीज है थोड़ी ना। दीज आर जस्ट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन बेटा। दे आर इक्वल, व्हाट दे आर इक्वल बच्चा, है ना? देयर इज नथिंग कॉल्ड इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी। ओके, लेकिन हाँ, समय के साथ में हमने क्या किया, फिर कास्ट को लेकर के आया धीरे धीरे, है ना? अब सब चीजें कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट की जाती है। जब कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन लगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर उसके लिए रूल्स निकाल दिए कि भाई चलो, आप कहते ही हो कि इंफीरियर सुपीरियर माइनॉरिटी और है, तो फिर ठीक है साहब, हमने फिर इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए।
समझ रहे बात को? तो इस तरीके से इन चीजों का जन्म हुआ। आइए बढ़ते हैं। With economic development, large-scale urbanization, growth of literacy and education, occupation, mobility, and the weakening of the position of landlords in the villages, the old notions of caste hierarchy are breaking down. सही बात है। अच्छा, क्या जैसे हम गांव वगैरह की बात करते हैं, जमींदार हुआ करते हैं, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते हैं, राइट? सुना है इनके बारे में? तो वहां पर भी ऐसे कास्ट सिस्टम चलता होगा, वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, देखने को मिलता है। लैंड ओनर्स ने कास्ट सिस्टम को काफी हद तक खत्म भी किया था, ठीक है, क्योंकि लैंड ओनर्स होते हैं अमीर लोग, जिनके पास काफी जमीनें हुआ करती थी, राइट? नोशंस मतलब बिलीफ्स, ठीक है, लोगों के जो बिलीफ्स होते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है भैया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अरे भैया कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर द रिवर्सिंग द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। अगर कुछ ऐसा गलती से कहीं प्रैक्टिस हो भी रहा है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा, हम तो कहते हैं साहब, तो उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भी ली किसने? कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन खुद तो आता नहीं है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन इज दी होली बुक, हम यही कहेंगे भैया। उसके बेसिस पर जो अपॉइंट किए गए हैं जजेस, द कोर्ट्स, वो इस चीज को एंश्योर करते हैं। ओके, नाउ even now most people marry within their own caste or tribe. Untouchability has not ended up completely despite constitutional prohibition. क्या हमें लगता है कि हम जिस अनटचेबिलिटी को पहले पाप मानते थे, गुनाह मानते थे, आज खत्म हो चुकी है? पहले ऐसा बहुत देखने को मिलता था बच्चों। मान लीजिए कोई पंडित जी है, ठीक है, ब्राह्मण कास्ट से, और किसी शूद्र ने गलती से टच कर दिया साहब, वो दोबारा नहाने चले जाते थे, आज तो आपने साहब मुझे अपवित्र कर दिया। ये पहले के नोशंस थे। क्या आज इस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है? होता है बेटा, काफी हद तक एजुकेटेड पीपल इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जहां पर एजुकेशन लिटरेसी की कमी है, वहां पर फिर भी इस चीज को आज भी देखा जाता है। हाँ, उस लेवल पर नहीं होता जैसे पहले था, लेकिन हाँ अभी भी इस चीज को प्रैक्टिस किया जाता है। तो मेन थिंग क्या है? एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट किससे आएगी? लिटरेसी से। और लिटरेसी कब होगी? जब हम क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? आइए देखते हैं। So caste in politics. So caste can take various forms in politics. When parties choose candidates in election, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from their different castes so that as to muster necessary support of winning election. सही बात है। जैसा हम इलेक्शंस में ज्यादातर देखते हैं, आज भी आप देखेंगे कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है बेटा, अरे भैया वोट किसको देंगे? अरे वो अपना जाति भाई है ना, वो खड़ा हुआ है इस पर, अपने धर्म का, उसको देके आएंगे। अरे उस जाति भाई ने काम किए हैं क्या? या वो जो खड़ी हुई है जाति बहन आपकी, उन्होंने काम किए हैं कुछ जनता की भलाई के लिए? नहीं। हम आज भी वोट किसको देखकर ही करते हैं? रिलीजन को देख के, कि ये हमारा जो है वो धर्म भाई है, तो हम इसी को वोट करेंगे। क्या ये चीज सही है? सही है? नहीं है। तो कहता है भाई, व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स टू फाइंड अ प्लेस इन इट। आगे बात, during elections, political parties and candidates make appeal to caste sentiment to muster support. Some political parties are known to favor some caste and are seen as a representative. सही बात है भाई। हमने एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम करी, तो हमने पूरा पूरा ध्यान रखा कि हम डिफरेंट कास्ट के लोगों को अपने यहाँ पर रखें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वो हों, क्योंकि अगर हमने एक पर्टिकुलर कास्ट के पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया, तो वो अपनी कास्ट वालों के वोट तो ले लेगा, और यही तो हमें चाहिए। सही बात है। तो यहाँ पर हम किसको हिट कर रहे हैं? कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स को हिट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं बेटा? क्या ये सही है? नहीं है। फिर कहता है जी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? सृष्टि, व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? इसका एक और नाम भी, अगर कोई बताएगा तो आज उसको चॉकलेट मिलने वाली है पक्का। एनी पर्सन इन इंडिया, irrespective of gender, literacy status, or economic status, if he has or she has completed 18 years of her age, is eligible to cast vote, है ना बेटा?
यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहते हैं इसको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं इसको। ओके, प्लीज सिट डाउन। सो भैया जी ये यही इंश्योर करता है, 1 पर्सन है तो 1 वोट है साहब। पहले होते थे क्या, कई सारी ऐसी कंट्रीज थी, पिछले साल हमने पढ़ा था, जिसमें वेमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे साहब, नॉन प्रॉपर्टीड मैन को वोटिंग राइट नहीं थे, है जी। तो ऐसे भी होते हैं, फिजी का एग्जाम्पल भी आपने देखा था पिछले साल, याद है। तो ये सब चीजें हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, नाउ political leaders to gear up for the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among the low caste people. The Indian constitution is however not caste biased. भैया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कास्ट बायसनेस को प्रमोट नहीं किया गया है। क्लियर है। तो आज हमने इसको यहां तक देखा, कल इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।